Hello participants, welcome back. In our last classes of trademark, we are done with 12 chapters. Now we are on the 13th chapter, which is an important chapter and it's a long chapter and it's the last chapter. Here we have almost 40 sections. तो हम लोग पार्ट वाइज इसको करेंगे एज यूजुअल। और आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ तो मैं कोशिश करूँगी कि 15 मिनट्स में जितने हो सके मैं इसको करवा दूँ। तो सेक्शन 122 जो है बहुत सिंपल है कि अगर किसी को किसी ने गुड फेथ में इस कोर्ट के लिए कुछ इस आईपीआर के लिए कोई सूट किया है या कोई भी ये हुआ है किया है उसने, तो अगर उसने गुड फेथ में किया है तो उसके अगेंस्ट कोई लीगल प्रोसीडिंग्स या सूट नहीं होगी। 123 क्या कहता है? कहता यह है कि जिनको कि हायर किया गया होगा या जिनको रखा गया होगा इस एक्ट के अंदर में किसी वर्क के लिए, चाहे वो मेंबर हो एपीलेट बोर्ड का जो कि अब है नहीं, या फिर अपॉइंटेड बाय द एक्ट है, बाय रजिस्ट्रार है, कोई सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स है, तो उन सबको पब्लिक सर्वेंट की तरह ही माना जाएगा। जैसा प्रोटेक्शन उनको सेक्शन 21 में दिया गया है पब्लिक सर्वेंट को, वैसा ही इनको भी मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आप उनको रोक नहीं सकते हैं कुछ कार्रवाई करने से एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सेक्शन 24 जो है वो कहता है स्टे ऑफ प्रोसीडिंग्स विद द वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क इज क्वेश्चनड, यानी कि अगर किसी ने कोई भी इन्फ्रिंजमेंट के लिए केस किया हो या फिर डिफेंडेंट प्लीड कर रहा है कि उसका ट्रेडमार्क जो प्लेंटिव का ट्रेडमार्क है जिसके लिए उसने इन्फ्रिंजमेंट फाइल किया है वही इनवैलिड है, या फिर सेक्शन 30 का सबसेक्शन 2E अगर लगता है, यानी कि दोनों को सिमिलर टाइप के मार्क हैं, उस सिचुएशन में जो कोर्ट है वो अपनी प्रोसीडिंग्स में जो है दोनों की बात सुनेगी, समझेगी, और वो जब तक चलता रहेगा तब तक कोई और उस पर कार्रवाई नहीं होगी, उस बाकी चीज़ों को पेंडिंग में रखा जाएगा। अगर कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाता है कि वन ऑफ द पार्टीज इज मे बी हैविंग प्राइमा फेसी टेनेबल इशू जिसको कि हम लोग ले सकते हैं, तो वो 3 मंथ्स का पीरियड देगा दोनों को अप्लाई करने के लिए एपीलेट बोर्ड में। अब जैसे मैंने आपको बताया एपीलेट बोर्ड अब है नहीं, तो वो कहाँ जा रहा है? हाई कोर्ट में जा रहा है, तो वो हाई कोर्ट में जाएंगे। ठीक है। इसी का सेकेंड पार्ट जो है वो कहता है कि बाकी अगर एक्सटेंशन ऑफ टाइम दिया गया है या कुछ एक्सटेंशन मिल गया है तो उस वक्त तक द ट्रायल ऑफ द सूट शैल स्टैंड स्टेड अंटिल द फाइनल डिस्पोजल ऑफ रेक्टिफिकेशन प्रोसीडिंग्स। और जो टाइम पीरियड दिया गया हो, स्पेसिफाइड टाइम पीरियड कोर्ट ने दिया हो या फिर एक्सटेंडेड टाइम दिया हो और उस बीच में इन्होंने अपनी तरफ से कोई भी डॉक्यूमेंट्स या कुछ भी जो इनको करना चाहिए वो इन्होंने नहीं किया है, तो उस समय कोर्ट उस पर्टिकुलर मार्क को अबैंडन मान लेगी। इसी का पार्ट 4 कहता है कि फाइनल ऑर्डर जो है वो रेक्टिफिकेशन प्रोसीडिंग्स के बाद, जो कि अभी हमने पढ़ा सबसेक्शन 1 ऑफ 2, उसमें वो बाइंडिंग हो जाएगा पार्टीज पे जो भी फाइनल ऑर्डर होगा, क्योंकि इट इज इक्विवेलेंट टू व्हाट द कोर्ट इज डिसाइडिंग। अगर द स्टे ऑफ अ सूट फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ ट्रेडमार्क अंडर दिस सेक्शन शैल नॉट प्रिल्यूड द कोर्ट फ्रॉम मेकिंग एनी इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर, यानी कि अगर इन्फ्रिंजमेंट का स्टेइंग सूट है कि वो स्टे लग गया होगा, तो वहाँ पर कोई भी और भी जैसे कि इंजंक्शन लगाना, अकाउंट्स उनका रखना, किसी पर्टिकुलर अथॉरिटी को देना कि आप रखिए, या फिर एक रिसीवर लगाना, या फिर उनकी प्रॉपर्टी अटैच करना, ये सारे काम भी कोर्ट कर सकता है with the time when the suit for infringement has been stayed. सेक्शन 125 जो है एप्लीकेशन फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर टू बी मेड टू एपीलेट बोर्ड इन सर्टेन केसेस। सिंस अभी एपीलेट बोर्ड है नहीं तो मैं इसको डिटेल में पढ़ नहीं रही हूँ, बट कुछ केसेस में आप इसके रेक्टिफिकेशन के लिए फाइल कर सकते हैं। तो अगर एपीलेट बोर्ड नहीं है तो फिर उसकी जगह हाई कोर्ट है, विच इज सिमिलर टू व्हाट अदर कॉमन लॉ कोर्ट्स डिसाइड अपॉन। इम्प्लाइड वारंटी ऑन सेल ऑफ मार्क गुड्स, यानी कि अगर मान लीजिए, जैसे मैं एक एग्जांपल की तरह दूं कि अमेजोन जो है वो सर्विस दे रही है और वो आपके पास सामान जो ला रही है वो उस एक ब्रांड का सामान ला रही है जो कि अपने पैकेजिंग में ला रही है, तो उसकी अमेजोन की भी पैकेजिंग का वो मार्क रहता है उस पैकेजिंग पे, और वो ब्रांड का भी अंदर में गुड्स रहता है। तो यहाँ पे जब ये अमेजोन आपको ये ब्रांड दे रही है तो वो यहाँ पर
मान लिया जाता है कि वो ये वारंट कर रही है कि हाँ ये वही जेन्युइन मार्क है और वो ब्रांड जो है जो कह रहा है वही ब्रांड आपको मैं डिलीवर कर रहा हूँ। अनटिल एंड अनलेस सेलर ने कुछ और कहा हो या फिर कोई राइटिंग में सेलर ने या सेलर के बिहाफ में किसी ने कॉन्ट्रैक्ट में जो प्रोवाइडर ऑफ सर्विस है या फिर जो रीसेल कर रहे हैं या फिर जो रिटेल में सेल कर रहे हैं उनको कह रहे हो तो सेक्शन 127 एक्चुअली पावर ऑफ रजिस्ट्रार की बात करता है इन सर्टेन प्रोसीडिंग्स। ऐसे तो पावर हमने जाना भी है पर इसमें प्रोसीडिंग्स में तो पावर सिमिलर टू सिविल कोड का पावर है, यानी कि एविडेंस ले सकते हैं, ओथ ले सकते हैं, विटनेस बुला सकते हैं, डिस्कवरी के लिए वो डॉक्यूमेंट्स के लिए वो एग्जामिनेशन कर सकते हैं, विटनेसेस का एग्जामिनेशन हो सकता है। ये सारी चीज़ें जो उनको है वो कर सकती हैं। उसके अलावा कॉस्ट जो है वो भी एक डिक्री की तरह पास कर सकते हैं लाइक अ सिविल कोड। लेकिन वो ये कहते हैं एक्सेप्शन में कि उनके पास ये पावर नहीं है टू अवॉर्ड कॉस्ट टू एनी टू और अगेंस्ट एनी पार्टी ऑन द अपील टू हिम अगेंस्ट अ रिफ्यूजल ऑफ द प्रोप्राइटर ऑफ सर्टिफिकेशन ट्रेडमार्क। यानी कि मान लीजिए कि सर्टिफिकेशन हमने समझा है कि क्या है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक पर्टिकुलर टाइप का एक उनका रूल्स एंड रेगुलेशंस है। किसी ने कहा कि उनको ये दिया जाए बट मान लीजिए उन्होंने रिफ्यूज कर दिया है कि नहीं आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है, तो यहाँ पर रजिस्ट्रार के पास ये नहीं जा सकते कहते हुए कि हमको ये मार्क का अलाउ कर दीजिए एज अ प्रोप्राइटर। अगर एप्लीकेशन दिया जाए तो इन प्रॉपर मैनर तो रजिस्ट्रार अपने किसी डिसीजन को रिव्यू कर सकता है। बट अगेन यहाँ पे मे शब्द का इस्तेमाल हुआ है, शैल नहीं है, मस्ट नहीं है। यानी कि अगर रजिस्ट्रार को लगे तो वो रिव्यू कर सकता है अपने डिसीजंस को। Exercise of discretionary power by the registrar subject to the provisions of section 131। 131 जो है ये अभी अब जस्ट हम लोग पढ़ेंगे। 131 ये है कि वो एक्सटेंशन ऑफ टाइम दे सकता है। रजिस्ट्रार के पास ये पावर है कि कभी वो एक्सटेंशन दे सकता है और इसके लिए वो किसी से पार्टी की हियरिंग करने की उसको जरूरत नहीं है। इफ इट डीम्स फिट तो वो दे सकता है। तो यहाँ पे कहता है कि उसको नहीं, वहां पर उसको ये पावर है बट ऐसा डिस्क्रिशनरी पावर रजिस्ट्रार को नहीं है कि वो अगर दोनों पार्टी को सुनेगा तभी वो कुछ तरह का किसी तरह का भी डिसीजन ले सकता है बिकॉज इट इज नेचुरल जस्टिस सिस्टम। एविडेंस बिफोर रजिस्ट्रार, जब भी हम रजिस्ट्रार के पास कुछ भी सबमिट करते हैं तो वहाँ पे अफिडेविट लेना के साथ वो लेते हैं रजिस्ट्रार जो है आपके एविडेंस को। बट किसी सिचुएशन में रजिस्ट्रार को अगर ऐसा लगता है तो वो ओरल एविडेंस भी ले सकते हैं एज अगेंस्ट द अफिडेविट एविडेंस। डेथ ऑफ अ पार्टी टू अ प्रोसीडिंग, अगर मान लीजिए फाइल करते वक्त उसके बाद में वो मर जाता है जिसने फाइल किया है, तो यहाँ पर रजिस्ट्रार अगर ये सेटिस्फाइड हो जाए कि विथ ट्रांसमिशन जो सक्सेसर है उसका इंटरेस्ट हो गया है इसमें बिकॉज ऑफ द ट्रांसमिशन, तो फिर उसको वो अलाउ कर सकता है। और ये बात को ध्यान देंगे कि जो एप्लीकेंट थे ओरिजिनल उनका कोई इंटरेस्ट उसकी हानि ना हो जाए, यानी सर्वाइविंग पार्टीज जो हैं दे आर सफिशिएंटली रिप्रेजेंटिंग द पर्सन। ठीक है, सो वी आर डन ओवर हियर 131 क्योंकि मैंने अभी जस्ट बता दिया था तो मैं इसको भी बता रही हूँ थोड़ा। The registrar is satisfied on application made to him in the prescribed manner and accompanied by prescribed fees, यानी कि फॉर्म और फीस दोनों लगेंगे। अगर आपको एक्सटेंशन ऑफ टाइम चाहिए तो जैसे हमने कहा है कई सिचुएशन में कि वो कभी ये भी मिल जाते हैं कभी वो भी मिल जाते हैं, तो अगर ऐसा होता है कि कभी 1 साल के बाद मे बी 3 महीने का और टाइम एक्सटेंड करवाना है तो रजिस्ट्रार दे सकते हैं। यहाँ पे उनको ज़रूरी नहीं है कि दोनों पार्टी को सुने और उसके बाद ही वो डिसाइड करें। Nothing in this section, subsection 1 shall be deemed to require the registrar to hear the parties before disposing of an application for extension of time and no appeal shall lie from any order of the registrar under this section। मतलब सिर्फ इस section के लिए आप ऊपर apply नहीं कर सकते हैं as an appeal। Okay, so we'll stop over here and in our next class we will continue with the section 132 onwards. Thank you.